नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 4 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण रहने वाला है, जिसे आप लोग ईवीएस के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का रहने वाला है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ ना, हम लोगों ने ना अभी तक की 4 क्लास ले लिया है। पहला क्लास में आप लोगों का 2024 का पर्यावरण का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था। दूसरा और तीसरा क्लास में ना मैंने आप लोगों का 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कराया हूँ। और आज का जो चौथा क्लास रहेगा ना, उसमें आप लोगों को ना 2021 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसे आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व करने का एक मकसद ये रहता है ना कि किस लेवल से पूछा जाता है सीजीटेट एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग समझे, ताकि आगे की तैयारी के लिए ना बेहतर तरीके से हम लोग और अच्छे रणनीति के साथ ना हम लोग और अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले ना हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जितना भी हम लोग का सिलेबस वाइज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा ना, सारी चीज़ को ना अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ना हम लोग ना पर्यावरण अध्ययन का ना फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा ना, सबसे पहले आप लोग ना ट्राई कीजिएगा ना कि मेरे आंसर देने से पहले ना आप लोग खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो तैयारी है ना वो खुद से बेहतर तरीके से हो पाए। और जब तक कि खुद आंसर नहीं दोगे, कोई भी आप लोगों का एग्जाम में मदद करने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप खुद की मदद करो, मतलब खुद से ना आंसर लेने की कोशिश करो। उसके बाद तो मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले आप लोग ट्राई करो कि खुद से आंसर लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहला हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले और अपनी तैयारी कर पाओ। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 121 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब 1 2 3 करके जो कथन है ना उसको पढ़ना है। उसके बाद बताना है कि इस कथन में कौन सा सही है और कौन सा गलत है, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला ध्यान से पढ़ो। पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना। दूसरा, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित न करना। तीसरा, मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। उक्त कथन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में क्या सही है? ऑप्शन ए 2 व 3, ऑप्शन बी 1 व 3, ऑप्शन सी केवल 1 या ऑप्शन डी 1 2 3। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 121 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी केवल 1 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिया था और इस तीनों कथन में ना केवल पहला वाला जो कथन है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो पर्यावरण को पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना होता है। ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के ना विषय में समाहित है। ये करेक्ट हो जाएगा इसलिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कैसे गलत होगा ये जान लो। पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित ना करना बोला है जी, ना करना, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा कैसे गलत होगा ये जान लो। मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। कठोर कैसे तैयार कर सकते हो जी? जो कठोर वाली बात है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। 1986 में जो विषय शामिल है ना, वो केवल पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 121 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता था ना, अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो आंसर भी आप लोगों को पॉजिटिव लेना है, बताता था ना मैं हमेशा आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 122 को ध्यान से पढ़िए। कोपरा नाम के कस्बे का मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर। यदि मानचित्र पर P और Q नाम के जगह बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच दूरी है। ऑप्शन ए 180 मीटर, ऑप्शन बी 1.75 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1750 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 1075 मीटर। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। दोबारा पढ़ लीजिए अच्छे से, लेकिन इसका आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ना मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है,
तो प्रश्न क्रमांक 122 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 1.75 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कोपरा नाम के कस्बे का मानचित्र पर लिखा था एक स्केल सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर। आप लोगों को ना ये जो बोला है ना सेंटेंस ना उसे आप लोगों को याद रखना था। एक स्केल सेंटीमीटर बराबर कितना 175 मीटर बोला है। यदि मानचित्र पर P और Q के जगह पर बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो P है ना और Q है इन दोनों के बीच की दूरी कितना है तो 10 सेंटीमीटर है। तो उन दोनों के स्थान के बीच की दूरी पूछा है 10 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना बोला है 175 मीटर बोला है। तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा जी हाँ, तो 10 से 175 को गुना कर दो। तो 10 से 175 को गुना करोगे ना तो वो आप लोगों का कितना आएगा 1750 आ जाएगा। कितना? तो 1750 आ जाएगा। अधिकतर लोगों ने ना ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मारे होंगे, लेकिन करेक्ट ऐसे नहीं होगा, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये जो 175 जो मीटर है ना तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 1750 आया 10 से, तो है ना, तो ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, मीटर में है ये भी 1750। आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 1750 जो मीटर जो दिया है ना वो अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 1.75 किलोमीटर होगा ना जी हाँ, मतलब 1.750 मीटर हो जाएगा। इसको शॉर्ट में 1.75 लिखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 1000 मीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। और मैं आप लोगों को बोलूँ, मैं आप लोगों को मान के चलो 1,10,000 दे दूं या आप लोगों को 110,000 दे दूं, तो दोनों में कौन सही सेंटेंस होगा? 1,10,000 वाली बात जो है वो सही सेंटेंस होगा ना जी, कि आप लोगों का ये सही सेंटेंस होगा कि 110,000 दे दूं आप लोगों को, ये गलत सेंटेंस होगा ना। ठीक उसी प्रकार से 1750 मीटर नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आगे की जो संख्या आती है वो बोलते हैं। मतलब ये है कि 1750 के क्या होगा कि ये जो 1 किलोमीटर होगा और 1.75 किलोमीटर में कन्वर्ट होगा। जी हैं, डायरेक्ट हम लोग को आगे वाले को काउंटिंग करते हैं ना, तो सही सेंटेंस में क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ना कि आप लोगों का ये जो 1750 मीटर दिया है वो भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सही सेंटेंस वाला ना 1.75 किलोमीटर ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो 1000 मीटर बराबर कितना होता है 1 किलोमीटर। उसके अलावा बच गया आप लोगों का 750 मीटर, तो 750 को 75 से ही कन्वर्ट करते हैं अगर किलोमीटर बोलोगे तो इस आधार पर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब आप लोगों को समझ में आया ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 122 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोबारा आप लोग फिर से बना करके देखो ना तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी नहीं आएगा ना तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, मैं ना सेकंड जब क्लास लाऊंगा ना तो इसमें आप लोगों को पहले इसको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 123 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है सिवाय ऑप्शन ए छात्र के व्यक्तित्व का पोषण करना, ऑप्शन बी वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, ऑप्शन सी आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना, या ऑप्शन डी पाठ्य वस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय है, अब सिवाय करके बोला है ना, तो सिवाय के मतलब होता है इसके अलावा। एक क्वेश्चन इसमें है ना, मतलब एक ऑप्शन इसमें है ना जो ना गलत है ये बोला है। ठीक है, तो जो गलत होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो केवल गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा ये जान लो। आप लोग मुझे ये बताओ, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना बोला है। इसका जो मतलब उसे सरल तरीके से समझाता हूँ आप लोगों को। वास्तविक अवलोकन मतलब ना विज्ञान की जो पुस्तक है, विज्ञान का जो विषय है ना उसमें आप लोग ना एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखोगे, जो इसमें विज्ञान की पुस्तक में लिखा है क्या आप लोग केवल उसे एक्सेप्ट कर लोगे क्या? अगर आप लोगों के विज्ञान में किसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड दिया है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से परिवर्तित होता है, अपवर्तित होता है, इसे आप लोग एक्सप्लेन करके देखते हो ना, मतलब प्रयोग करके देखते हो ना, क्या आप लोग डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते हो क्या ये ऐसा ऐसा होता है बोल करके? नहीं, डायरेक्टली स्वीकार करते हो किसी भी प्रकार से लिखे हुए वर्ड को जब तक आप लोग खुद से उसका प्रयोग करके ना देखो। तो इसमें डायरेक्टली बोला गया है कि विज्ञान को सीधा सीधा स्वीकार कर लेना बिना किसी प्रकार के अवलोकन किए, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है केवल करेक्ट हो जाएगा। वो चलिए प्रश्न क्रमांक 124 को ध्यान से पढ़िए। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाता है? ऑप्शन ए जंतु प्लावक, ऑप्शन बी पादप प्लावक, ऑप्शन सी मछली, या ऑप्शन डी मेढक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी मछली करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है? एक से अधिक पोषण संस्तर का मतलब ये होता है कि जो मछली की प्रजाति है ना उसमें एक जो मछली है वो केवल घास फूस खाती है, लेकिन दूसरी मछली जो होती है मतलब जो बड़ी मछली होती है ना वो अन्य जीवों का शिकार करता है, मतलब छोटी मछलियों को भी खा देता है, कीड़े मकोड़े को भी खा देता है, अनेक प्रकार के जीवों को भी ना शिकार बना लेता है। तो एक से अधिक पोषण स्तर वही होता है, ठीक है। मतलब कोई घास भी खाए उसके अलावा जो जीवों का है ना उसका भी शिकार करे तो एक से अधिक पोषण संस्तर हो जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें साफ साफ बोला है कि तालाब के जो पारिस्थितिक तंत्र है ना उसमें कौन सा जीव है ना वो एक से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है। तो मछली जो है ना वो एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है। क्योंकि छोटी मछली केवल घास फूस को खाता है, लेकिन जो बड़ी मछली है ना जैसे व्हेल वगैरह मछली जो है ना वो छोटे जीवों का शिकार करता है, मछली को भी खाता है वो अपनी ही प्रजाति के, और उसके अलावा जो अन्य जीव है ना उसका भी शिकार करता है, ठीक है। तो एक ही मछली का जो प्रजाति है ना वो अलग अलग पोषण स्तर में पाया जाता है, ठीक है, एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी मछली जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 125 को ध्यान से पढ़िए। राम आम पसंद करता है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। निम्न में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए जूस तैयार करके उसे वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, ऑप्शन बी उसे प्लास्टिक के बैग में रखना, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर में संचित करना, या ऑप्शन डी अचार एवं आम पापड़ बनाना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अचार एवं आम पापड़ बनाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राम आम पसंद करता है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। निम्न में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयुक्त है? तो राम जो है ना वो आम पसंद करता है और जाड़े का मतलब ठंड के लिए सुरक्षित करके रखना चाहता है, तो वो सुरक्षित केवल अचार बनाएगा तभी न रहेगा, जी हाँ, या उसके अलावा आम के जो रस है उसे निकाल करके पापड़ बना देगा तो सुरक्षित रहेगा, अदरवाइज थोड़ी ना रह पाएगा सुरक्षित, वरना तो खराब हो जाएगा, है ना। केवल अचार और आम पापड़ बनाने पर ही ना वो सुरक्षित रहता है, मतलब साल भर आराम से रह सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 126 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? ऑप्शन ए फास्फोरस एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फास्फोरस एवं नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी फास्फोरस एवं सल्फर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फास्फोरस एवं सल्फर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा औषधि प्रकार का जैव भू रसायन चक्र है? तो औषधि प्रकार का जो जैव भू रसायन चक्र जो है ना वो फास्फोरस एवं सल्फर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 127 को ध्यान से पढ़िए। सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदी। इस टिकट से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो आप लोगों को ना ये चारों में से बताना है, चारों पांचों में से कौन कौन सा जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहला डिब्बे का नंबर और बर्थ नंबर, दूसरा यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाला स्टेशन का नाम, तीसरा यात्रा करने वाले का नाम और आयु और लिंग, और चौथा टिकट का मूल्य, और पाँचवा ट्रेन नंबर और नाम। तो क्या इसका आंसर होगा आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन बी 1, 3 और 5, ऑप्शन सी 2 और 4, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सालू रेलगाड़ी की यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदी। इन टिकट से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो केवल दूसरा वाला जो है ना वो जानकारी प्राप्त होगा, और चौथा जो है वो जानकारी प्राप्त होगा। दूसरा कैसे होगा ये जानो। यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाली स्टेशन का नाम, तो जहाँ से आप यात्रा प्रारंभ करोगे और समाप्त करोगे उस स्टेशन का नाम तो पता होगा ना जी। और आप
आप लोगों को प्रश्न थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। अनारक्षित रेलगाड़ी टिकट कहने का मतलब यह है कि जनरल वार्ड का ना उन्होंने क्या किया है, टिकट खरीदा है जनरल वार्ड का। तो जनरल वार्ड में ना सारा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता कि डिब्बे का क्या नाम है, बर्थ क्या नाम है, ये नहीं रहता है, ठीक है। केवल जो जनरल जो अनारक्षित जो रहता है ना टिकट ना, उसमें यात्रा प्रारंभ करने का जो स्थान है वो और समाप्त करने वाला जो रेलवे स्टेशन है वो, उन दोनों का रहता है। तो ये जानकारी करेक्ट हो जाएगा, ये रहता है टिकट में। उसके अलावा टिकट का मूल्य रहता है जी, जनरल होगा तो मात्र 70 रुपया 50 रुपये या अलग अलग रहता है ना जनरल का, तो इसका जानकारी मिल जाएगा। लेकिन ट्रेन नंबर और नाम ये नहीं रहेगा। उसके अलावा यात्रा करने वाला के नाम, आयु, लिंग ये बिल्कुल नहीं रहता है। केवल जब आप लोग सीट को बुक कराओगे ना तब ये सारा डिटेल रहता है, लेकिन अनारक्षित टिकट में नहीं रहता, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है केवल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 128 को ध्यान से पढ़िए। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की गई थी? ऑप्शन ए, विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल नैरोबी केन्या में आयोजित की गई। ऑप्शन बी, विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई। ऑप्शन सी, विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित की गई। या ऑप्शन डी, विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल टोक्यो जापान में आयोजित की गई। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित की गई, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 को आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है ना पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वाला ना, वो ब्राज़ील के ना रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था 22 मार्च 1992 को। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व जल दिवस अंतर्राष्ट्रीय पहल कब आयोजित किया गया और कहाँ आयोजित किया गया करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 22 मार्च 1992 को ना ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नामक शहर में आयोजित किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 129 को ध्यान से पढ़िए। नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपने गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाती रहती है? नीलम निम्नलिखित में क्या उत्तर देगी? ऑप्शन ए, गर्दन हिलाने से पक्षी उड़ने में सक्षम हो पाते हैं। ऑप्शन बी, गर्दन हिलाने से पक्षी का मुँह का खाना जल्दी पेट में चला जाता है। ऑप्शन सी, गर्दन हिलाकर वह दूसरे पक्षियों से इशारे से बात कर सकते हैं। या ऑप्शन डी, क्योंकि पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, मैंने अपने पिछले क्लास में ना इसमें से कई जो प्रश्न है ना वो रिपीटेड है, ठीक है। मतलब ना 2021 के प्रश्न में रिपीटेड है, कई अपने क्लास में जो पढ़ाया हूँ उसमें, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 129 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाती रहती है? तो नीलम का क्या उत्तर होगा बोला है ना। तो एक बात आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा ना कि जो एक पक्षी होता है ना वो हमेशा अपना जो गर्दन है ना उसको बार बार इधर उधर हिलाते रहता है। तो इसका जो मेन कारण है ना वो जो है ना, जो पक्षियों की जो आँख की पुतली है ना वो हम लोगों की तरह ना तिरछी आँखों से नहीं देख सकता। मतलब हम ना अपने जो फेस को एक जगह स्थायी करके ना अपने अगल बगल को देख सकते हैं। मतलब लेफ्ट राइट को ना ऐसे जो अपनी आँख की जो कार्निया है ना उसे घुमा करके देख सकते हैं पुतली को, ठीक है। लेकिन जो पक्षी है ना उसकी जो आँख है ना वो स्थायी रहता है, घुमा नहीं सकता है। तो इसीलिए अपने गर्दन को घुमा करके इधर उधर देखता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 129 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये जो फैक्चुअल डाटा है ना उसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 130 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य का सोपान के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए, परिस्थिति प्रदान करना। ऑप्शन बी, रिकॉर्ड करना। ऑप्शन सी, लागू करना या क्रियान्वित करना। ऑप्शन डी, निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता है, बोला है ना। तो परियोजना मतलब किसी प्रकार के ना अगर उसको असाइनमेंट वगैरह मिले है ना तो उसके सोपान के अंतर्गत नहीं आता, मतलब प्रैक्टिकल के ना उसके अंतर्गत नहीं आता। तो निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना, निर्दिष्ट मतलब निगेटिव प्रतिक्रियाएं देना, ये इसमें आएगा क्या? परियोजना कार्य में नहीं ना आएगा। अगर आप प्रश्न निगेटिव पूछा तो आंसर भी निगेटिव लेगा ना। जी हाँ, निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं मतलब निगेटिव आंसर थोड़ी दोगे आप लोग किसी प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 131 को ध्यान से पढ़िए। अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है। वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान की प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए विद्यालय की प्रसिद्धि के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, या ऑप्शन डी विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो प्रश्न है ना उसको भी मैंने अपने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, क्योंकि ये प्रश्न मैं ना दोबारा पढ़ रहा हूं तो मुझे याद आ जा रहा है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये रिपीटेड है। तो आप लोगों ने इसे बना लिया होगा ना, तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 131 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो प्रश्न क्रमांक 131 है ना उसे आप लोगों को अपने लैंग्वेज में सरल से बता देता हूँ। अर्पिता जो है ना एक प्राथमिक विद्यालय की क्या है? शिक्षिका है। और वो जो है ना वो अपने विद्यालय में ना विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है ना। तो वो विज्ञान का आयोजन करने का ना उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा ये पूछा है। तो विज्ञान की प्रदर्शनी का आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर बी ही ना हो जाएगा। जी हाँ, शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए सृजनात्मक माध्यम, वो जो विज्ञान की प्रदर्शनी को देखेगा तो उससे सीखेगा कि विज्ञान किस प्रकार से होता है, आगे चल कर टेक्नोलॉजी की किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, सीखेगा अच्छे से। तो इसी का उद्देश्य ना होगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 131 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 132 को ध्यान से पढ़िए। विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रयोगशाला में प्रयोग करने से छात्रों में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने तथा निर्णय करने की क्षमता का विकास होती है। ऑप्शन बी प्रयोगशाला में आत्मविश्वास, आत्मानुशासन की भावना का जन्म होता है। ऑप्शन सी प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। या ऑप्शन डी प्रयोगशाला में सामूहिक रूप से कार्य करने से छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 132 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान की सच्ची ज्ञान प्राप्त होता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है, बोला है जी नहीं होता है। तो विद्यालय में प्रयोगशाला में ना प्रयोग करते समय किसका विकास नहीं होगा? तो वो ऑप्शन नंबर सी प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान की सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। जी हाँ, तो एक बात बताओ, प्रयोगशाला के अभाव में विज्ञान का सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? तो ये भी गलत होगा ना। अगर प्रश्न नेगेटिव बोला है तो आंसर भी आप लोग नेगेटिव लोगे ना। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 132 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 133 को ध्यान से पढ़िए। पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी गर्दन हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? ये तो सेम प्रश्न हो गया जी, रिपीटेड वाला प्रश्न। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और घुमा नहीं सकते, तो यही आंसर हो जाएगा ना। क्योंकि जो पक्षी है और पक्षी का जो आँख की जो पुतली है ना वो एक जगह स्थिर होती है। इसके वजह से ना आप लोगों ने पक्षी को देखा होगा कि बार बार वो जो पक्षी है ना वो अपना गर्दन को इधर उधर बार बार हिलाते रहता है, इसी वजह से। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं कैसे ना ये 2021 का जो प्रश्न पत्र है ना पर्यावरण का, इसमें रिपीटेड सेम प्रश्न दे दिया गया है। ठीक है, कभी कभी ऐसे मिस्टेक हो जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 134 को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण है। ऑप्शन ए पाश्चात्यकरण, ऑप्शन बी स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना, ऑप्शन सी जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रास्फीति,
फुर्ती या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 134 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेज़ी से बढ़ने का कारण है। तो व्यक्तिगत परिवार जो प्रणाली है ना उसका तेज़ी से बढ़ने का कारण है वो पाश्चात्यकरण, मतलब हम वेस्टर्न पद्धति को देख करके ना, मतलब विदेशों में जो चीज़ करते रहते हैं ना तो उसको स्टाइल को हम लोग फॉलो करके ना इस प्रकार की जो कृत्य है, इस प्रकार की जो कार्य है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, मतलब परिवार प्रणाली ये है कि एकल में रहना, उसका जो कल्चर है उसको अपनाते जाना, अपने सभ्यता संस्कृति को छोड़ देना, तो ये पश्चातीकरण कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र लाइफस्टाइल की कल्पना, मतलब यह है कि हम लोग अकेला रहेंगे तो ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा, तो इस प्रकार की कल्पना करके ना अधिकतर लोग ना परिवार से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों कारण इसमें शामिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 135 को ध्यान से पढ़िए। अंडा किसका भरपूर स्रोत होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी खनिज या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 135 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अंडा किसका भरपूर स्रोत है? तो अंडा प्रोटीन का भी स्रोत है, विटामिन का भी स्रोत है और खनिज का भी स्रोत हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है अंडा खाया करो बोल करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 135 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 136 को ध्यान से पढ़िए। मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया रोग का रोगजनक है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम मलेरी, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम ओवेल, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम या ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 136 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैग्नेंट टर्सियन मलेरिया रोग का रोगजनक है बोला है ना, तो मैग्नेंट टर्सियन मलेरिया रोग का जो रोगजनक है ना वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ना ये एक प्रकार का परजीवी है, ये आप लोगों को याद रखना है। यह रोग ना मानव शरीर में एक मादा एनोफिलिस, आप लोग को पता होगा ना फीमेल एनोफिलिस, मतलब मच्छर के काटने से ना ये जो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है ना ये एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित भी होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो मैग्नेंट टर्सियन मलेरिया जो है ना वो मच्छर, फीमेल एनोफिलिस जो मच्छर है ना उसके काटने से होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 136 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 137 को ध्यान से पढ़िए। तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ा का एल्वियोलाई के शोध के साथ होता है। ऑप्शन ए फेफड़े का कैंसर, ऑप्शन बी एम्फीसेमा, ऑप्शन सी फुक्फुक्सिया टीबी या ऑप्शन डी ब्रोंकाइटिस। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 137 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी एम्फीसेमा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़े का एल्वियोलाई के शोध के साथ होता है, तो फेफड़े में जो एल्वियोलाई शोध होता है ना उसके साथ एम्फीसेमा हो जाता है। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये एम्फीसेमा क्या होता है। तो जो एम्फीसेमा है ना वो फेफड़े की एक बीमारी है, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका जो कारण शुरुआती में होता है ना वो सांस लेने में शुरुआती में तकलीफ होता है उसको। ठीक है, और ये जो एम्फीसेमा है ना वो फेफड़े से संबंधित बीमारी है, यह आप लोगों को याद रखना है। मतलब ये है कि सांस लेने में तकलीफ होने लगता है और ये जो बीमारी है ना वो तंबाकू के धूम्रपान करने से होता है फेफड़े में। ठीक है, ये जो एल्वियोलाई है उसके शोध के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 137 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 138 को ध्यान से पढ़िए। कैफीन एक स्टिमुलेट है जो कि पाया जाता है। ऑप्शन ए कॉफ़ी में, ऑप्शन बी चाय में, ऑप्शन सी शीतल पेय में या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 138 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कैफीन एक स्टिमुलेट है जो कि पाया जाता है। तो कैफीन जो है ना वो एक स्टिमुलेट है और वो जो पाया जाता है ना वो कॉफ़ी में पाया जाता है, चाय में पाया जाता है और शीतल पेय में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 138 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और कैफीन एक स्टिमुलेट है और ये जो स्टिमुलेट है या कैफीन क्या है ये आप लोग जान लो। तो कैफीन जो है ना वो एक प्राकृतिक उत्तेजक है। क्या है?
तो एक प्राकृतिक उत्तेजक है जो ना ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, मतलब ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को ना बढ़ाता है एक इंसान में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 138 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 139 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस पौधे में हेल्यूसिनोजेनिक गुण पाया जाता है? ऑप्शन ए धतूरा, ऑप्शन बी एट्रोपा, ऑप्शन सी इरिथ्रोजाइलोन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 139 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस पौधे में हेल्यूसिनोजेनिक गुण पाया जाता है? तो ये धतूरा में पाया जाता है, एट्रोपा में पाया जाता है और इरिथ्रोजोनाइक जो है ना इसमें भी पाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये एल्यूसिनोजेनिक क्या है आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो एल्यूसिनोजेनिक जो है ना वो एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। ये आप लोगों को याद रखना है केवल इसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 139 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 140 को ध्यान से पढ़िए। क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है? क्यों? ऑप्शन ए समुद्र नदी से अधिक चौड़ा होता है, ऑप्शन बी समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन सी समुद्र नदी से अधिक गहरा होता है या ऑप्शन डी समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 140 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है? तो अधिक सरल होता है ना समुद्र के जल में तैरना ना, तो वो समुद्र के जल का जो घनत्व होता है ना वो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इस वजह से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 140 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 141 को ध्यान से पढ़िए। किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी कर्ट लेविन, ऑप्शन सी थॉमसन या ऑप्शन डी सुकरात। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।